नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि की परिभाषा, इसके प्रकार और स्वर संधि, व्यंजन संधि हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है। संधि हमने पढ़ लिया था, दो वर्णों का मेल, जिसमें स्वर और व्यंजन का मेल ही संधि कहलाता है। तीसरा इसका प्रकार होता है विसर्ग संधि। विसर्ग मतलब दो बिंदु लगते हैं, जैसे हम लिखते हैं दुख, इस तरह से। ये जो दो बिंदु हैं इन्हें ही विसर्ग कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। यानी ये जो विसर्ग है, इसके बाद स्वर आए या व्यंजन आए, 11 स्वर 33 व्यंजन आए तो विसर्ग में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन होता है, तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। और हर संधि के कुछ नियम होते हैं। व्यंजन संधि के, स्वर संधि के नियम हमने पढ़े। आज हम विसर्ग संधि के नियम पढ़ते हैं। देखिए, पहला नियम, विसर्ग का श और स में परिवर्तन। हिंदी वर्णमाला में 3 तरह के श होते हैं, जिसमें ये श शलगम, स षटकोण और स सड़क, तीनों स। इसमें कैसे परिवर्तन आता है? देखिए, इसका नियम है, अगर च छ हो तो श में बदल जाएगा आधा, ट ठ हो तो षटकोण का आधा श, त थ हो तो सड़क का आधा स। बच्चों, आपको याद होगा, हमने जो वर्णमाला याद की थी, लिखी थी, दोहराई थी, उसमें वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग। सब में 5-5 वर्ण, च छ ज झ और ञ। ट के बाद ठ, ड, ढ और न। त के बाद थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। ये जो हमारी वर्णमाला के वर्ग हैं, इनमें ध्यान से देखना। पहला वर्ग छोड़ दो और दूसरा लास्ट वाला छोड़ दो, अंतिम। बीच बीच के जो ये वर्ण है, वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इनका पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला और दूसरा, यानी च छ, ट ठ और त थ, यानी ये तीनों च ट और त वाला वर्ग जो है, इनका पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये वर्ण है ये यहाँ पर। यानी पहला वर्ग छोड़ दो और प वाला वर्ग भी छोड़ दो। क और प छोड़ के बीच बीच वाले तीनों वर्ग, समझ में आ रहे हैं? इनका पहला और दूसरा वर्ण है ये। च छ अगर आता है तो वो श में बदलेगा विसर्ग के बाद। अगर ट ठ आता है तो वो इस षटकोण वाले आधे श में बदलेगा। त थ आता है विसर्ग के बाद तो वो इस स में बदल जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, नी, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, निह प्लस जमा का निशान है चल। अब देखिए, यहाँ चल है विसर्ग के बाद, च आया है ना, तो ये आधा स बन जाएगा, निश्चल। ये विसर्ग संधि का नियम है। निह ये विसर्ग है, च यहाँ पे च आया है तो ये श में बदलेगा, निश्चय। मन है, विसर्ग के बाद आया तो ताप, मन है जमा ताप, तो क्या बनेगा? मनस्ताप। त इस स में बदल जाएगा, मनस्ताप। नि यहाँ विसर्ग है, जमा ठुर, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा? क्योंकि ठ आगे आया है तो ये नियम है, अगर ठ आ जाता है विसर्ग के बाद तो ये श आ जाएगा इसमें आधा, निष्ठुर। तो ये नियम याद कर लीजिए। अगर विसर्ग के बाद च छ
टठ तथ, वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग है ये, 5 वर्ग होते हैं ना, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ जाए, चछ आए तो श, टठ आए तो श, तथ आए तो स, आधा, ये आ जाएंगे उदाहरण। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना है। हिंदी व्याकरण में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे ऐसे, आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा ये नियम समझ के अभ्यास करोगे तो ये अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरा नियम है विसर्ग का आ हो जाना। जो ये विसर्ग होता है ये आ में परिवर्तित हो जाना, ओ में परिवर्तित हो जाना। देखते हैं क्या नियम है। विसर्ग से पहले अ, बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए या य र ल व है आ जाए, तब ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, समझ आया। विसर्ग से पहले अ और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन कौन सा है? ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये है, ये सारे तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इस वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वर्ण आ जाए या फिर य र ल व और है आ जाए अंतस्थ व्यंजन, तब ओ में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, ये इसका दूसरा नियम है। उदाहरण से समझते हैं। यश है जमा गान। अब देखिए विसर्ग से पहले ए है इस से में, है ना, और विसर्ग के बाद ग आया है। ग क्या है? तीसरा वर्ण है क वर्ग का। तो ये जो विसर्ग है ये ओ में बदल जाएगा, यशो गान। तपह जमा बल। अब देखिए प में ए है, विसर्ग से पहले ए है आ रहा है, और जमा बल ब देखिए कहाँ है? प फ ब है ना तीसरा वर्ण, तो ये बन जाएगा तपोबल। ये जो विसर्ग है ये ओ बन जाएगा। आगे उदाहरण एक और देखते हैं। मन है जमा हर। न में ए है, यहाँ पर विसर्ग से पहले विसर्ग के बाद है आया है, य र ल व है आ जाए तो ओ में, तो ये बन जाएगा मनोहर। आगे एक उदाहरण और, रज है जमा गुण। जय ए है ना विसर्ग से पहले, फिर विसर्ग है, फिर ग आया है। ग क्या है? वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसलिए विसर्ग ओ में बदल जाएगा, रजो गुण। समझ आया? विसर्ग से पहले ए हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए और या फिर य र ल व या है आ जाए, तब जो ये विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नियम था। अब चलते हैं तीसरा नियम, विसर्ग का लोप ही हो जाना। लोप होता है गायब हो जाना, विसर्ग लुप्त हो जाता है। कब होता है? विसर्ग के आगे र हो और स्वर जो दीर्घ हो जाएगा, जो हर्षो स्वर है, छोटी मात्रा है, वो बड़ा ई में या बड़ा ऊ में बदल जाएगी। कब बदलेगी? जब विसर्ग के आगे र हो। देखते हैं। निह जमा रोग। विसर्ग के आगे र आ रहा है ना, ये विसर्ग इसके आगे र है। ठीक है, तो ये मात्रा जो है छोटा ई की लगी हुई है, हर्षव स्वर है, ये दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब बड़ा ई। निरोग इस तरह हो जाएगा और ये लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा विसर्ग। निह जमा रस। न की तो मात्रा बदल जाएगी और विसर्ग गायब हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के आगे र आ रहा है। नीरस इस तरह बन जाएगा। निह जमा रज, ये बन जाएगा नीरज। यानी विसर्ग के आगे र हो और हर्षो स्वर है तो वो दीर्घ स्वर बन जाएगा। ये है, और विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये है विसर्ग संधि का तीसरा नियम। इसके भी बहुत सारे उदाहरण किताब में मिलेंगे,
आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। विसर्ग का रे हो जाना, चौथा नियम। कैसे रे होगा विसर्ग, रे में कैसे बदलेगा? विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर इसके अलावा कोई भी स्वर हो, स्वर 11 होते हैं, ए आ छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए विसर्ग से पहले तो विसर्ग रे में बदल जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, दुह जमा लभ। अब देखिए द के अंदर ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ, ए या आ नहीं है, ऊ है, जमा लभ, तो ये जो रे में बदल जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा, यहाँ से रे बन जाएगा दुर्लभ। निह जमा धन, निर्धन बन जाएगा। दुह जमा जन, ये ऊ की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा लग रही थी, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ रहा है तो वो यहाँ का विसर्ग रे में बदल रहा है। देखिए निर्धन, दुर्जन, दुर्लभ, इस तरह के उदाहरण। ये विसर्ग संधि का चौथा नियम। पांचवा देखते हैं, विसर्ग यथारूप रहना, यानी विसर्ग कहीं नहीं जा रहा, अपनी जगह बना रहेगा। विसर्ग के आगे अगर क और प आ जाए, हमने इसके नियम पढ़ लिए थे, वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ण आगे थे, ये बच गए थे, क ख वाला और प फ वाला। इसमें अगर क और प आता है, इस नियम में विसर्ग के आगे क या प आ जाए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। एक उदाहरण देखते हैं, प्रातः जमा काल। अब देखिए विसर्ग के आगे क आ गया तो ये विसर्ग यूं का यूं रहेगा, प्रातः काल। इस तरह के भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। ये अपना बोर्ड छोटा है तो इतने सारे उदाहरण इस पर नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकती मैं, इसलिए 2-2, 3-3 ही उदाहरण समझाए हैं। लेकिन आपके पास किताब है, कॉपी है, पेन है, उसमें लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। और मैं आशा करती हूँ ये संधि के तीनों प्रकार आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।